गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन से क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो हम यहाँ बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय को लगभग 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले आपके आता है मौलिक क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो कहां तक है, वो किस प्रकार का कार्य कहां तक वो कर सकता है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि मौलिक क्षेत्राधिकार रहते हैं कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं, जहां हमें उच्च न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मुकदमे पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है, जैसे संघीय संबंधों से जुड़े मुद्दे, यानी संघ और राज्य या राज्य राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं, उन विवादों के जो मुद्दे होते हैं वो सीधे उच्च न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उन मुकदमों की अपील की जा सकती है। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों पर जैसे मान लो कानूनी विवाद उठना स्वाभाविक है, तो इन्हें मौलिक क्षेत्राधिकार इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है देखो संघीय संबंधों से जुड़े मुद्दे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो मामले होते हैं, अगर मान लो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, केंद्र व राज्यों के बीच अगर विवादों के मामले होते हैं, तो इन मामलों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसीलिए इन्हें मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इस अधिकार का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है, ये जो मौलिक क्षेत्राधिकार है इससे केवल विवादों को नहीं सुलझाता है, बल्कि संविधान में जो दी गई संघ और राज्यों की शक्तियों हैं, इन शक्तियों की भी क्या करता है, व्याख्या करता है कि वे संघ की शक्तियां कौन कौन सी है, राज्यों की शक्तियां कौन कौन सी है। तो उनकी भी साथ साथ में व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का वो दिया गया है, इसलिए इसे मौलिक क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है। दूसरा आपके आता है रिट संबंधी अधिकार। रिट का मतलब है लेख, जो 5 प्रकार के रिट है वो जारी किया जाता है। जिसे आपको पहले भी बताया, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार पक्षा है, उत्प्रेक्षण है, ये लेख है। इन लेखों को जारी करता है। ये कब जारी किए जाते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय वो जा सकता है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे उच्च न्यायालय में जाकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपना विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है, यानी वो रिट जारी करता है और उन रिट के आधार पर ही वह अपना आदेश है वो निचली अदालतों को देता है। इसके साथ साथ कि जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उसके पास वह विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय में या फिर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कुछ करने या न करने का आदेश देता है। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं और इन रिटों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेश वो दे सकते हैं कि वे क्या वास्तव में कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखकर सर्वोच्च न्यायालय उनमें से किसी एक रिट पर अपना आदेश दे सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य वो करता है। तीसरा जो आपके सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो है आपकी अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी अपील करने का क्षेत्राधिकार। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अपील करने का उच्चतम न्यायालय है, यानी इसके आगे हम फिर अपील नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में
अपील कर सकता है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना होता है कि यह मुकदमा या यह अपील सर्वोच्च न्यायालय में करने योग्य है या नहीं, करने योग्य है या नहीं। यानी ये उच्च न्यायालय प्रमाण देगा कि भाई इस अपील को आप सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ फौजदारी मामलों में किसी को फांसी की सजा दे दे निचली अदालत किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। इस तरह से आपका ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जिसके माध्यम से ये अंतिम अपील मानी जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय अपील करने का उच्चतम न्यायालय है और कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के विरुद्ध जो मुकदमे हैं उनके सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है ना। इस आधार पर उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वास्तव में ये जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में करने योग्य है या नहीं है। अब अंतिम क्षेत्राधिकार आपके सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विशेष विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है। लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय
लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में परामर्श देने के लिए बाध्य है, और न ही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। यानी कि अब जरूर नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे, और यदि मान लो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उन मामलों को, उन आदेशों को मानने के लिए बाध्य हो। तो इस तरह से ये सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है कि वो किसी कानूनी या अन्य प्रकार के विधि के माध्यम से वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ये माने या न माने ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। अब अंतिम आपके आता है जनहित याचिका या न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता यानी न्यायालय ने कई मामलों में अपनी सक्रियता दिखाते हुए जनता के हित में कई कार्य किए, जिन्हें हम या तो जनहित याचिका कर सकते हैं या फिर न्यायिक सक्रियता भी कह सकते हैं। तो देखिए न्यायिक सक्रियता कि न्यायिक सक्रियता क्या है। देखो भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। जनहित याचिका 1979 में इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसमें पीड़ित लोगों ने नहीं, बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था।
दूसरे लोगों ने याचिका दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी। ऐसे ही अनेक मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया। जनहित याचिका का नाम दिया गया। अधिकांश मामलों में यह अनुभव हुआ कि न्यायिक सक्रियता का जनहित पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नहीं तो न्यायिक सक्रियता इसमें, जैसे अखबार में कोई लेख है या अखबार में लिखी हुई है या अन्य दूसरे कोई आस पड़ोस रिश्तेदारों के माध्यम से अगर पीड़ित व्यक्ति का जो मुकदमा है उनके द्वारा यदि अपील के तौर पर किया गया है तो न्यायालय उन पर भी अपना विचार वो कहता है, और ऐसे मामलों को ही जनहित याचिका के नाम से वो दिया गया। तो ऐसे मामलों में अनुभव है कि न्यायिक सक्रियता का जनहित याचिका पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। तो इसमें आपके जो प्रश्न आते हैं वो ज्यादातर न्यायपालिका की संरचना, जो अभी आपने देखी कि 4 प्रकार से अपने यहाँ पर न्यायपालिका की संरचना होती है। तो न्यायपालिका की संरचना कैसे की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे की जाती है, साथ साथ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर विस्तृत टिप्पणियां वो आती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में टिप्पणी लिखी है।